माता पिता को बुढ़ापा उतना कमज़ोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। दोपहर का समय था। नेहा अपने कमरे में बैठकर आराम से मोबाइल पर बात कर रही थी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, हल्की, खुश, बिल्कुल बेफिक्र। अरे पायल, सुन ना, कल तो बहुत मज़ा आया यार। शादी के बाद भी हम लोगों का ग्रुप वैसा का वैसा है। लाइफ मस्त चल रही है। वह बेड पर लेटकर पैर हिला रही थी, खुश होकर हंसती हुई। हाँ हाँ, विनय तो ऐसा टाइप ही नहीं कि कुछ बोले। मेरा पति तो बहुत सीधा साधा है यार, मेरी हर बात मानता है। मजाल है वो मेरी बातों को इग्नोर कर दे। तभी बाहर से सरोज जी की हल्की धीमी आवाज़ आई, नेहा बेटा ज़रा नीचे आओ, एक काम था। नेहा ने आंखें घुमाई। हंसी अचानक रुक गई, चेहरा चिड़चिड़ा हो गया। उसने फ़ोन में कहा, ओह गॉड, फिर शुरू हो गई। क्या करूं? मैं उस बुढ़िया का खून पी रखा है मेरा। जिस पर उसकी सहेली कुछ बोल रही थी, लेकिन सरोज जी की दूसरी पुकार फिर आई, नेहा जरा तुरंत आ जाओ बेटा। यह सुनते ही नेहा का धैर्य टूट गया। वह फ़ोन को होल्ड पर रखते हुए बड़बड़ाई, क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? कौन मर गया जो इतना गला फाड़ कर चिल्ला रही है? 5 मिनट भी चैन नहीं है इस बुढ़िया को। वह अपनी दोस्त से बोली, रुक पायल, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, आती हूँ। इसी के साथ उसने गुस्से से फ़ोन बेड पर फेंका और कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खोलकर बाहर निकली। उसके तेज कदमों की आवाज़ जैसे पूरे घर की दीवारों को खरोच रही थी। नीचे आते ही वह चीख पड़ी, क्या है मम्मी जी? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जिसके लिए आपसे 2 मिनट भी इंतजार नहीं हुआ? किसे मौत आ गई है जो आप अपना गला खराब कर रही हैं? सरोज जी चौंक गई। उनके हाथ में चश्मा था। उन्होंने घबरा कर कांपती आवाज़ में कहा, बेटा माफ़ करना, मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। बस सुबह से आँख में जलन हो रही थी। सोचा तुम जरा ये ड्रॉप डाल देती तो थोड़ा आराम। नेहा ने बात बीच में ही काट दी। चीखते हुए बोली, ओहो प्लीज़ मम्मी जी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी ड्रामेबाजी। आँख में हल्की सी जलन है, कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो रही। हर मामूली चीज़ पर ऐसे हल्ला क्यों मचाती हैं आप लोग? जरा सी तकलीफ़ हुई नहीं? नेहा नेहा, मैं क्या हर वक्त आपके इशारों पर चलूं? सरोज जी अवाक रह गईं। उन्होंने बहू को ऐसा गुस्सा कभी नहीं देखा था। नेहा का गुस्सा और बढ़ गया। मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो हर 5 मिनट बाद नेहा नेहा करके बुलाती रहेंगी और मैं दौड़ी चली आऊँ। कुछ तो अपने इस दिमाग का इस्तेमाल किया करिए। दिन भर लगी रहती हूँ, फिर आपकी सुने। सरोज जी घबरा गई। उनके हाथ कांप गए। चश्मा लगभग नाक से फिसलता हुआ नीचे गिरने वाला था। वह घुटी हुई आवाज़ में बोली, नेहा मैं तो बस थोड़ी। नेहा ने फिर वही बात काट दी। इस बार और तेज बोली, बस 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 एक बात कितनी बार दोहराएंगी? प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। मेरी भी एक लाइफ है। मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। हर समय आपके छोटे छोटे कामों में लगी रहूं क्या? सरोज जी वहीं ठिठक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने सामने ही उनका सम्मान छीन लिया हो। नेहा पलटकर वापस फ़ोन की तरफ चली गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और सरोज जी बस उसे अविश्वास से देखती रह गई।
उन्होंने पहली बार महसूस किया, ये वही लड़की नहीं है जो शादी के बाद शर्मीली, नरम और संस्कारी बनकर आई थी। उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आई, पर नेहा बिना देखे, बिना सुने फिर मुड़ी और कमरे में लौटकर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। सरोजी बस धीमे से सोचती रह गई, ये वही बहू है या हम किसी और को घर ले आए हैं। सरोजी को अपने इकलौते बेटे की शादी किए हुए अभी बस 1 महीना ही हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छी बहू पसंद की थी जो घर को पूरे तरीके से संभाल सकती थी। जब बहू नई नई घर में आई थी तब से सरोजी और उनके पति उसकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते थे। नेहा सबके सामने इतनी नरमी दिखाती कि घर में जैसे बस शहद ही टपक रहा था। वो 1 महीने से ऐसी ही थी। सास के पैर दबाती, ससुर जी को टाइम पर चाय देती, विनय की पसंद का नाश्ता बनाती, हर बात पर जी मम्मी जी, हाँ पापा जी कहती। सब कहते थे बहू तो घर की लक्ष्मी निकली, पर किसी को नहीं पता था यह मुस्कान सिर्फ बाहरी थी, दिल में कुछ और ही पक रहा था। ऐसे ही शादी हुए कुछ महीने बीत गए। आस पड़ोस में बहुत बातें होती रहती थी कि सरोज जी की बहू सर्वगुण संस्कारी और अन्नपूर्णा है, लेकिन कहीं न कहीं सरोज जी को लगता कि कुछ तो अजीब था। एक शाम जब सरोज जी ने नेहा से कहा, बेटा कल हम सब मंदिर चलेंगे। नेहा मीठी मुस्कान तो वही थी, पर उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चिंगारी दिखी। उसे चिढ़ हो रही थी। उसने होठ दबाते हुए कहा, मम्मी जी कल देखूंगी, अगर मूड हुआ तो, मेरा मन नहीं है जाने का। विनय ने सोचा बस थकी होगी, मूड ठीक हो जाएगा, पर उसे पता नहीं था यह सिर्फ पहला संकेत था। असली नेहा अभी बाहर ही नहीं आई थी। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। नेहा ने अपनी अच्छी बहू की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन आज जो हुआ उसे देखकर तो सरोज जी दंग रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, किसे बोले। शाम को सरोज जी रसोई के दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। चेहरे पर दिन भर की थकान नहीं, दिन भर की चोट साफ दिखाई दे रही थी। विनय ऑफिस से लौटा तो उसने माँ को यूं उदास देखा। वो तुरंत पास आया, माँ सब ठीक है ना, आप रोई हैं क्या? सरोज जी ने हल्की सी मुस्कान ओढ़ने की कोशिश की, पर आंखें धोखा दे गई। धीमे स्वर में बोली, विनय कुछ बात करनी थी तुमसे। विनय चिंतित हो गया। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सरोज जी बोली, बेटा तुम्हारी शादी के बाद मैंने हमेशा कोशिश की कि इस घर में सब खुश रहें, लेकिन आज नेहा ने मुझे ऐसे शब्द कहे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। विनय चौंक गया। नेहा ने? उसने क्या कहा? सरोज जी ने हिचकिचाते हुए सारी बातें बताई। कैसे नेहा ने फ़ोन पर बात रोककर गुस्से में उन पर चिल्लाया, कहा कि हर समय उसे परेशान ना करे और खुद को नौकरानी समझे। जाने की बात भी कही। विनय का चेहरा उतर गया। वो थोड़ा गुस्से में बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं उसे अभी बात करता हूँ। उसी समय नेहा कमरे में आई, मोबाइल हाथ में और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए। क्या बात हो रही है? उसने सहज बनने की कोशिश की। विनय ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा, नेहा
तुमने माँ से आज ऐसा क्यों कहा? नेहा ने झट से चेहरे का पूरा भाव बदल दिया। आंखें पल भर में गोल, मासूम, आवाज़ हल्की कांपती हुई बोली, मैंने क्या कहा विनय? सच में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। फिर होठों पर एक बनावटी हल्की सी हंसी के साथ बोली, मम्मी शायद गलत समझ गई होंगी, मैं बस जल्दी में थी, थोड़ा तेज बोल दिया होगा, पर वो छोटी बात को बड़ी बना लेती है, तुम जानते हो ना। विनय और भ्रमित हो गया, लेकिन माँ रो क्यों रही थी? नेहा ने धीरे से एक लंबी सांस ली, जैसे किसी गहरे दर्द को समेट रही हो। फिर पूरी मासूमियत से बोली, विनय, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं माँ के साथ बदतमीजी कर सकती हूँ? मैं तो हमेशा उनका ख्याल रखती हूँ, उनसे गलत तरीके से बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर उसने बेहद चिंता दिखाते हुए कहा, और रोने की वजह तुम गलत समझ रहे हो। सुबह से उनकी आंखों में पानी आ रहा था, लाल हो रही थी, शायद उनकी आंखों की परेशानी बढ़ गई है। तुम उन्हें एक बार डॉक्टर को दिखा दो, शायद इसी वजह से वो उदास हो। लेकिन इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हैं। मैंने तो कभी भी माँ के साथ कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं क्यों वो मेरे से नाराज़ हो रही है। तुम चाहो तो पूछ सकते हो। उनकी आंखों में सच में आंखों में आंसू आ रहे थे। बिना इतने भरोसे से बोले गए शब्द सुनकर पूरी तरह असमंजस में पड़ गया और नेहा की चाल वहीं सफल हो गई। विनय, मैं इतना काम करती हूँ, घर को संभाल रही हूँ, ऊपर से मैं लोगों को हंसाकर बात कर रही थी, और तभी मम्मी ने बार बार बुलाया। मैं थक जाती हूँ और फिर मुझ पर ही इल्ज़ाम। उसने हल्के से रोने का नाटक किया, आँख के कोने पोंछते हुए। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ विनय, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं माँ को दुख पहुँचा रही हूँ तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी अब से। विनय पूरी तरह पिघल गया। माँ के शब्द पीछे रह गए। नेहा का अभिनय आगे आ गया। वह नेहा का हाथ पकड़कर बोला, अरे नहीं, ऐसा मत सोचो, माँ ने शायद गलतफहमी में कह दिया, तुम बुरा मत मानना। पीछे खड़ी सरोज सब सुनती रही और उनकी आंखों में एक और बार टूटन उतर गई। नेहा अंदर ही अंदर मुस्कुराई, क्योंकि आज भी वही जीत गई थी। रात को सबने डिनर किया, लेकिन सरोज खामोश थी। विनय ने अपनी माँ से सब कुछ छोड़कर यही पूछा था कि क्या सच में आँख में प्रॉब्लम हुई थी। इसके अलावा उसने कुछ सुनने से इनकार कर दिया। वह नाराज़ था अपनी माँ से। सरोज ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, बल्कि उसके पति ने भी मानने से इनकार कर दिया था। वही विनय के रूम में नेहा उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसके चेहरे पर आज वह मीठी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। विनय ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? नेहा ने बाल पीछे करके सीधी नज़र उसकी आंखों में डाल दी। देखो विनय, अब इस घर को मैं मॉडर्न तरीके से चलाऊंगी। ये पुराने ज़माने के तरीके अब नहीं चलेंगे। विनय थोड़ा चकित, थोड़ा मुस्कुराया। मतलब तुम बस घर अच्छा चाहती हो, है ना? नेहा ने धीमे से कहा, हाँ अच्छा, पर मेरे तरीके से। विनय सीधा साधा था। उसे लगा नेहा शायद नए बदलाव ला रही है, कोई बुरी बात नहीं होगी। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। बस यही गलती हो गई। उस एक ठीक है ने नेहा को पूरा घर अपने नियंत्रण में ले लेने की खुली छूट दे दी, जो वो इतने टाइम से चाहती थी। सुबह सुबह सरोज किचन में खड़ी सब्जियां काट रही थी। उन्हें लगा कि आज भी रोज की तरह
बहू आकर कुछ मदद करेगी, चाय बनाएगी, बातें करेगी। तभी नेहा अंदर आई, चेहरे पर ठंडा रौब। दरवाज़ा पकड़कर बोली, मम्मी जी, किचन अब मेरा है। सरोज जी चौंक गई। क्या मतलब? नेहा ने कटोरी सरकाते हुए कहा, मतलब यह कि अब खाना, मेन्यू सब कुछ मैं तय करूँगी। आप बस चाय वाय बना लिया करो। सरोज जी को यह बात खटकी, पर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा। नेहा ने कहा, मम्मी, अब आप आराम की उम्र में हो, इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं कर लूँगी। पर सुर उसके शब्दों के विपरीत थे। उसके बोलने में सम्मान से ज़्यादा हक था। सरोज जी धीरे से फिर बोली, ठीक है बेटा, लेकिन अगर कभी। नेहा ने बीच में बात काट दी, और हाँ, मैं एक नौकरानी भी रखूँगी, सारा काम वही करेगी। किचन में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। सरोज जी का मन घबरा गया। उन्हें अब समझ आने लगा था कि बहू का ये आराम दीजिए वाला प्यार असल में किसी को अंदर आने न देने का तरीका था। उन्होंने जरा सख्त स्वर में कहा, नेहा बेटा, घर ऐसे नहीं चलते, सब मिलकर काम करते हैं। नेहा भौहें चढ़ाकर बोली, तो अब बदल जाएगा सिस्टम मम्मी, मैं कह रही हूँ ना, किचन अब मेरा है। उसने प्लेटें उठाई, गैस जलाई और सरोज जी को लगभग बाहर की ओर धकेल दिया। आप बस बाहर बैठिए, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। सरोज जी वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उनके हाथों से उनकी जिम्मेदारी, उनका हक और उनका सम्मान सब छीन लिया हो। बेटे से बात की तो उसने कहा, जो चल रहा है चलने दो माँ, आपकी तबीयत खराब रहती है, आप उसका ख्याल रखिए। जिससे वो कुछ भी नहीं बोल पाई। धीरे धीरे नेहा ने घर को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया था। विनय को तो पहले पहल इसका एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन नेहा बहुत सोच समझकर एक एक कदम बढ़ा रही थी। एक सुबह जब विनय ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, नेहा चुपचाप उसके पास आई और मीठी आवाज़ में बोली, विनय, ज़रा सुनो, तुम्हारी सैलरी मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं पूरे घर का खर्चा देख लूँगी, तुम्हें झंझट नहीं रहेगा। विनय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, पर नेहा, मम्मी हमेशा संभालती आई है, तुम्हें क्यों इतना? नेहा ने तुरंत भौहें सिकुड़ ली, जैसे कोई गलत बात सुन ली हो। ओह, तो मम्मी पर भरोसा है और मुझ पर नहीं। ठीक है, रहने दो, फिर लोग बोलेंगे बहू घर का काम नहीं देखती। विनय गिल्ट में आ गया। उसने बिना सोचे पैसे उसे ट्रांसफ़र कर दिया और बस उस दिन के बाद नेहा ने पूरे घर की आर्थिक लगाम अपने हाथ में ले ली। जब सरोज जी को इस बारे में पता चला तो वो क्या बोल सकती थी, लेकिन उन्हें लग रहा था जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब घर की हर सांस नेहा के हिसाब से चलने लगी थी। धीरे धीरे नहीं, बल्कि जैसे किसी ने रातों रात इस घर के नियम बदल दिए हो। नेहा का लहजा अब बात करने वाला नहीं, आदेश देने वाला हो चुका था। नौकरानी भी उसी की भाषा बोलने लगी थी। नेहा ने एक नौकरानी रख ली थी, नीना, पर नीना सिर्फ काम नहीं करती थी, वह हर रोज़ सरोज जी को ताने भी मारती। अरे बहन जी, इतना बिखेर कर क्यों रखती हो, मुझे हिसाब करना पड़ता है हर बार। नेहा सुनते ही मुस्कुरा देती, जैसे उसके मन मुताबिक सब चल रहा हो। सरोज जी के लिए ये सबसे बड़ा अपमान था। अपने ही घर में नौकरानी भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात करने लगी थी। हर काम, हर मिनट, हर आदत पर
रोक लगा दी गई। सुबह कितने बजे उठना है, किचन में किस समय जाना है, दाल में कितना नमक डालना है, फ्रिज कब खोलना है, यहाँ तक कि दिन में कितनी बार चाय पीनी है, सब नेहा के नियम बन गए थे। सरोजी जैसे ही रसोई की तरफ बढ़ती, नेहा आवाज़ लगा देती, मम्मी किचन मेरी जगह है, आप बस बैठिए, और हाँ, बिना पूछे कुछ हाथ मत लगाइए। शाम को सरोजी धीरे से रिमोट उठाकर अपना पसंदीदा धार्मिक कार्यक्रम लगाने लगती, लेकिन तभी नेहा तूफान की तरह कमरे में घुसती, मम्मी यह टाइम मेरे शो का है, कृपया ऐसे अचानक टीवी मत चला दिया कीजिए, और बिना एक सेकेंड की हिचक के टीवी बंद कर देती, जैसे वह कोई बेटी नहीं, घर की CEO हो। रामनाथ जी ने जिंदगी भर सुबह की सैर नहीं छोड़ी, पर अब सैर भी अपराध लगने लगी थी। एक दिन वह जूते पहन रहे थे तो नेहा ने रोक दिया, पापा जी आप जब भी बाहर जाएंगे पहले मुझे बताएंगे, ये घर अब किसी के मन से नहीं चलेगा। रामनाथ जी के हाथ कांप उठे, उनकी आंखों में अपमान साफ दिख रहा था। वह हकला कर बोले, बस जरा टहल लें। नेहा ने हाथ उठा दिया, मैंने कहा ना ऐसे मत जाया करिए, पूरे घर में कचरा कचरा हो जाता है। आप तो कुछ भी नहीं करते हैं तो मुझे ही सब करना पड़ता है। सरोज जी और रामनाथ जी को अपने ही घर में अजनबी सा फील होने लगा था। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे पूछ रहे हो, यह वही घर है जो कभी हमारा हुआ करता था। उनकी हर सांस, हर चलना फिरना, हर छोटी पसंद सब नेहा के नियंत्रण में बंध चुका था और पूरे घर में गूंजती रहती थी उसकी वही ठंडी कठोर आवाज़, ये मेरा घर है और यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। एक दिन सरोज जी ने बहुत प्यार से कहा था, बेटा थोड़ी सब्जियाँ और दाल रख दो, शाम को मेहमान आएंगे। लेकिन नेहा ने अपने मोबाइल से नज़रें उठाकर एक बनावटी मुस्कान के साथ काट दिया, ओह मम्मी, आपकी जनरेशन को क्या बात करनी है, आराम से कॉल पर बात कर लो, बेफालतू में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सरोज जी चुप हो गई, दिल पर चोट लगी पर वो कुछ बोली नहीं। कुछ दिनों बाद सरोज जी ने हिम्मत करके कहा, बेटा कल मेरी सहेली शारदा जी आने की सोच रही थी, थोड़ी देर बैठकर चली जाएंगी। मैं मना नहीं कर पाई। नेहा का चेहरा तुरंत तिरस्कार से भर गया। उसने हाथ की फाइलें पलटते हुए कहा, ओह मम्मी, मैंने कहा था ना मना कर देना। लेकिन आपको समझ नहीं आता ना, आपके ये पुराने ज़माने के दोस्त आते ही बातें शुरू कर देते हैं, ये किया वो किया, सुन सुन कर मेरा दिमाग घूम जाता है। फिर उसने आंखें घुमाकर ताना मारा, किया क्या है आपने ज़िंदगी में, ना बाहर काम ना कोई अचीवमेंट, फिर भी दिन भर बातें करती रहती हैं और ऊपर से अपने दोस्तों को भी बुला लेती हैं। सरोज जी का दिल बैठ गया। उन्होंने धीरे से कहा, शारदा जी तो बचपन की दोस्त है बेटा, बस मिलने आ रही है। नेहा बीच में ही तेज आवाज़ में बोली, नो मम्मी, अब इस घर में कौन आएगा कौन नहीं ये सब मैं तय करूँगी। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ आपकी सहेलियाँ आती जाती रहे। सरोज जी की आंखें भर आई पर उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, कह दिया। इसी तरह जब रामनाथ जी बाहर से घर लौटकर थके हुए आराम लेना चाहते थे, नेहा ने बिना झिझक कहा, सुन बूढ़े, तू काम तो कुछ भी नहीं करता और अब आराम फरमा रहा है।
घर में ना काम किया करो, ठीक है? हाथ नहीं चलाएंगे तो खाना नहीं दूंगी। रामनाथ जी का चेहरा झुका रहा। पहले जहाँ उनका बेटा विनय सम्मान से उन्हें कुर्सी दिलाता था, वही आज नेहा की यह टिप्पणी उन्हें छोटा कर गई थी। और जब सरोज जी किसी दिन जल्दी उठना नहीं चाहती तो नेहा नीना से बोलकर उठवा देती और उन्हें काम में लगाने को कहती। नीना ने भी उसी ताने में सरोज जी को काम में लगा देती। नौकरानी भी उससे ऊपर बोलने लगी है। उनके अपने घर में ही हर बार जब से कुछ कहती, नेहा की कटुता उनके शब्दों को छोटा कर देती और यह चोट अंदर तक बैठ जाती। नेहा ने समझदारी से विनय के भरोसे और प्यार का इस्तेमाल किया। किसी दिन जब विनय माँ की किसी बात पर झिड़क जाता, नेहा तुरंत फुसला कर कह देती, तुम्हारी माँ ने कभी मुझे असल में पसंद ही नहीं किया। तुम्हें देखकर मेरे बारे में कैसी बातें करती है तुम जानते हो? क्या तुम हमेशा इनके साथ ही खड़े रहोगे? शुरू में विनय उलझा सा रह जाता। उसने सोचा, ऐसा क्या कहा मैंने जिससे माँ मुझे नापसंद करे? नेहा ने धीरे धीरे वही बीज बोया। रात को बेवजह की बातें, उसने छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा बना दिया। माँ के झिड़कने को प्रेम ठहराया, माँ की चिंता को ताने बता दिया। एक एक करके नेहा ने घर की हर बात में शक का रंग लगा दिया। माँ के मोह भरे स्पर्श को दोष बतलाया गया। पिता की तनिक सी टिप्पणी को नफरत के नाम पर पिरो दिया गया। विनय ने कई बार देखा कि माँ उदास रहती है, पर नेहा ने उसे समझाया, देखो तुमने उनको बोलना शुरू किया तो वो तुम्हें परेशान करेंगी। वो अपनी पुरानी सोच नहीं छोड़ सकती, तुम्हें संभलना पड़ेगा। धीरे धीरे विनय ने माँ बाप की बातों को टालना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, ठीक है माँ, मैं बाद में देखता हूँ। और उसके भीतर एक दूरी बैठने लगी, एक ठंडी दीवार जो रोज मोटी होती चली गई। अब नेहा छोटे छोटे मौक़ों पर विनय को हेर फेर कर देती। जब भी कोई घर में तनिक झगड़ा होता, वह विनय के कान में धीरे से कुछ कह देती, कुछ ऐसा जो रिश्तों में शक की लौ जला दे, जिससे विनय अपने माँ बाप के ही खिलाफ बोलने लगा था। उस रात माहौल बेहद शांत था। सरोज जी रसोई में खड़ी बर्तन रख रही थी कि तभी नेहा गुस्से से तड़पते हुए बाहर आई। मोबाइल पर किसी से लड़ रही थी। उसे गुस्से में देखकर सरोज जी खुद को रोक ना पाई और पूछ ली, बेटा क्या हुआ है? और यही पूछना था कि नेहा का झुंझलाहट का पूरा गुबार सास पर उतार दिया। मम्मी जी, कृपया आप बीच में मत बोला करो। हर समय सलाह, हर समय रोकना, हर समय टोकना। कभी अपनी उम्र भी याद कर लिया कीजिए। सरोज जी चौंक गई। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा मैंने तो। नेहा ने हाथ उठाकर रोक दिया। बस इतनी पुरानी सोच, इतना पुराना तरीका, आपकी वजह से इस घर का माहौल खराब होता है। रामनाथ जी पानी पीने आए थे, पर यह सुनते ही वही रुक गए। नेहा यही नहीं रुकी, उसने जहर और उगला। और सुन लीजिए, मैं इस घर को मॉडर्न तरीके से चलाऊंगी। आप लोग अगर एडजस्ट नहीं कर सकते तो किसी और जगह रहने का इंतज़ाम कर लीजिए। मुझे रोज़ रोज़ आपकी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। सरोज जी के हाथ कांपने लगे। गिलास हाथों से गिरते गिरते बचा। कपकपाती आवाज़ में बोली,
बेटा, क्या बोल रही हो? ये हमारा भी घर है। नेहा ने ठंडे लेकिन कड़क लहजे में कहा, आपका कोई घर नहीं है, मेरे पति का घर है और मेरा है, इसीलिए चुप रहिए, समझी आप दोनों की आजकल कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सच बोलूं तो इस घर में आपकी कोई जगह नहीं बची। ये घर मैं चलाती हूँ, मेरी मर्जी चलेगी इस घर में। ये बात तलवार की तरह सीधी दिल पर लगी। सरोज जी और रामनाथ जी शर्म से झुक गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पाए। चेहरा शर्म से लाल नहीं सफ़ेद पड़ चुका था। उन्हें लगा वो मेहमान नहीं, शायद बोझ बन गए हैं। उनके बेटे विनय का कमरा अंदर से बंद था। वो बाहर आकर कुछ सुन भी नहीं पाया। नेहा अपने कमरे में वापस चली गई और दरवाज़ा धड़ाम से बंद करते हुए घर में बस एक भारी चुप्पी बची। सुबह 4 बजे जब सब सो रहे थे, सरोज जी ने अलमारी खोली। 2 जोड़ी कपड़े, एक दवा की थैली और एक छोटी सी थैली में गंगा जल, बस यही उठाया। रामनाथ जी ने दरवाज़ा खोला। दूसरी तरफ एक लंबा सन्नाटा इंतजार कर रहा था। सरोज जी धीरे से बोली, हम यहाँ सच में बोझ बन गए हैं रामनाथ। रामनाथ जी ने भारी मन से कहा, चलो सरोज, जितना रहना था, जितनी बेइज्जती सहनी थी सह लिया, अब और नहीं। अब नहीं रहना मुझे यहाँ, जहाँ ना बेटे को हमारी कदर है और ना ही बहू को। दोनों बिना किसी को जगाए, बिना कोई सामान मांगे और बिना एक आंसू बहाए अपने पुराने गांव की ओर चल पड़े। सुबह जब विनय नींद से उठा, घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। ना नाश्ते की महक, ना पापा की अखबार पलटने की आवाज़, ना मम्मी की पूजा की घंटी। विनय ने आवाज़ लगाई, माँ, पापा। कोई जवाब नहीं। वह तेज़ी से उनके कमरे में गया तो कमरा खाली। अलमारी आधी खुली थी, पर उसमें लगभग कुछ नहीं था। बिस्तर तह किया हुआ, जैसे कोई आखिरी बार सम्मान से छोड़कर गया हो। विनय का दिल धड़कने लगा। तभी मेज पर एक चिट्ठी दिखाई दी। विनय ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। उसमें बस कुछ पंक्तियाँ थी, बेटा, हम तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन शायद बन गए हैं। हम अपनी बाकी ज़िंदगी गांव में गुजार लेंगे। बस तुम दोनों खुश रहना, माँ, पिताजी। विनय की आंखें भर आई। वह चिट्ठी लेकर नेहा के कमरे में गया। नेहा बेड पर बैठे नाखून पॉलिश कर रही थी। विनय गुस्से में बोला, नेहा, मम्मी पापा कहाँ गए? क्या हुआ कल रात? नेहा ने बेहद शांत ठंडे स्वर में कहा, तो चले गए तो क्या, बड़े आए यहाँ रहने, घर का सिस्टम बिगाड़ देते थे। विनय को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वह चिल्लाया, तुमने उन्हें कुछ कहा था? तुम्हारी वजह से वो लोग घर छोड़कर चले गए। नेहा उठ खड़ी हुई, नकली आंसू तैयार करते हुए, वाह विनय, मतलब अब हर चीज़ का दोष मुझे? तुम्हारी माँ ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, कभी प्यार नहीं दिया, हमेशा ताने ताने और ताने। उसने सिसकने का नाटक किया। अगर वो चले गए तो मेरी गलती क्यों? शायद उन्हें ही समस्या थी, या फिर तुम चाहते थे कि वो रहे ही नहीं। विनय अवाक रह गया। नेहा बोलती जा रही थी, पर इस बार विनय सुन नहीं रहा था। उसके कानों में बस वही चिट्ठी गूंज रही थी, हम तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहते। घर में अजीब सी खामोशी पसरी थी, पर इस खामोशी से सिर्फ एक ही इंसान खुश था, नेहा। वह लिविंग रूम में आते ही बोली, हाथ झाड़कर, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गई हो, अच्छा हुआ चले गए दोनों।
करते ही क्या थे यहाँ। हर समय टेंशन, हर वक्त रोना धोना, घर में इतनी नेगेटिविटी फैला रहती थी। वह सोफे पर आराम से बैठ गई, रिमोट उठाया और चिप्स खाते हुए बोली, अब कम से कम शांति रहेगी इस घर में। ना रोज रोज के झगड़े, ना उनकी बेकार की शिकायतें। विनय चुप खड़ा था। उसके हाथों में अभी भी चिट्ठी थी, पर वह बोल नहीं पा रहा था, जैसे गले में शब्द अटक गए हों। नेहा ने उसे देखा और मुस्कुराई। तुम भी ना विनय, इतनी सी बात पर उदास हो गए। 2 दिन में आदत हो जाएगी, अब देखना घर कितना अच्छा लगेगा। वह टीवी चालू कर हंसते हुए शो देखने लगी, मानो आज किसी जश्न का दिन हो। कुछ दिन तो ठीक से गुजर गए। घर चुप था, लड़ाई नहीं थी, किसी की आवाज़ नहीं थी, लेकिन शांति नहीं थी, सन्नाटा था। विनय ने महसूस करना शुरू किया कि जिस शांति की बात नेहा कर रही थी, वह शांति नहीं, माता पिता के बिना घर की मौत थी। वह ऑफिस से आता, कुर्सी पर बैठता और बस खाली निगाहों से दरवाजे को देखता, जैसे अभी माँ आएंगी और पूछेंगी, बेटा खाना खाया? पर कोई नहीं आया। रात को खाना खाते हुए नेहा फ़ोन में स्क्रॉल करती रही और विनय सिर्फ चुपचाप प्लेट निहारता रहता। उसने पहली बार महसूस किया, मैं खुश नहीं हूँ, कुछ बहुत गलत है। माँ पापा गलत नहीं थे, शायद मैंने ही उन्हें नहीं समझा। विनय बोलना चाहता था, पर हर बार शब्द दिमाग तक आते और वही मर जाते। नेहा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे लगा सब ठीक है, घर सिर्फ उसी के हिसाब से शांत था। सरोज जी और रामनाथ जी को गए लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। विनय अब कम बोलने लगा था, काम से आता चुपचाप बैठा रहता। घर उसे घर नहीं लगता था। तभी एक दोपहर दरवाज़ा खुला। अंदर आए नेहा के माता पिता। नेहा खुश होकर दौड़ी, मम्मी पापा आप लोग आ गए। उसकी आवाज़ में वही मिठास थी जो वह बस अपने फ़ायदों के समय दिखाती थी। विनय लिविंग रूम में बैठा था। उसे थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने हल्की सी मुस्कान देकर उन्हें नमस्ते की। नेहा उन्हें अंदर ले गई और बोली, अब आप लोग यहीं रहेंगे। उन लोगों की जगह कोई न कोई तो होना ही चाहिए था, वरना घर कितना खाली खाली लगता है। विनय का दिल थम सा गया। उन लोगों की जगह, यह शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह लगे, पर असली चोट अभी बाकी था। नेहा के माता पिता के आने के बाद घर का माहौल और बदल गया था। वो लोग तो खुश रहते थे, लेकिन विनय चुप रहने लगा था। उसके चेहरे पर हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटन साफ दिखती थी। एक सुबह नेहा ने हंसकर कहा, विनय तुम्हारे मम्मी पापा के जाने से घर कितना साफ सुथरा लगता है ना। हर बात पर रोना टोकना, उफ, सिर ही दुखा देते थे। विनय ने पहली बार हल्की सख्त नज़र से उसे देखा। दिल में कुछ चटका, लेकिन कुछ कहा नहीं। एक शाम विनय बस पुराने वीडियो देखने लगा, जिसमें सरोज जी हंसते हुए उसे लड्डू खिला रही थी। नेहा ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। ये इमोशनल ड्रामा बंद करो प्लीज़ विनय, क्या हो गया है तुम्हें? किस चीज़ में गुम हो? क्या बहुत प्यारे थे तुम्हारे माँ बाप, जिसने मुझे तकलीफ़ दी? वो रोने लगी। विनय ने उसकी तरफ देखा। नज़र में पहली बार गुस्सा और दर्द दोनों थे, लेकिन उसके रोने से उसने कुछ भी नहीं कहा। एक शाम को विनय अपने कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन कमरे के बाहर आते ही उसे हल्की सी आवाज़ें सुनाई दी। नेहा अपने मम्मी पापा के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसकी आवाज़ में खुशी और घमंड दोनों थे।
नेहा हंसते हुए बोली, और क्या मम्मी, मैंने साफ कह दिया उन्हें, इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। अब देखो, आराम से चले गए। मैंने कब तक उनकी नौकरानी बनकर रहना था। उसकी माँ ने कहा, सही किया बेटा, वरना हम यहाँ कैसे आ पाते अगर वो नहीं जाते यहाँ से। नेहा मुस्कुरा कर बोली, अब घर पूरी तरह मेरा है। विनय को थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। वो तो वैसे भी मेरी हर बात मानता है। मुझे जैसे चलाना है वैसे चलाऊंगी। उनके जाने से घर कितना शांत हो गया है, टेंशन ही खत्म। विनय जैसे पत्थर बन गया, उसकी सांस रुक सी गई, दिल जैसे किसी ने मरोड़ कर पकड़ लिया हो। वह पर्दे की ओट में खड़ा था, ना हिल पा रहा था, ना बोल पा रहा था। नेहा आगे बोली, और अच्छी बात, अब आप लोग आ गए। अब यह घर हमारा है, उन बुजुर्गों की दखल अंदाजी नहीं। उसकी हंसी, उसकी बातें, हर शब्द विनय के सीने में खंजर की तरह चुभता गया। वह और नहीं सुन सका। एकाएक उसने कदम पीछे खींचे, तेजी से अपने कमरे में गया, मोबाइल चाबी उठाई और बिना आवाज़ किए दरवाज़ा खोला। पर गुस्सा इतना था कि दरवाज़ा हल्का सा जोर से बंद हो गया। नेहा चौंक गई। अरे विनय, कहाँ जा रहे हो? विनय रुक गया, लेकिन वो पलटा नहीं। तभी नेहा को कुछ याद आया। वह उसके पास आकर बोली, कल तुम्हारी सैलरी आ रही है, सीधा मेरे अकाउंट में भेज देना। मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी है। उसके पिता ने भी साथ दिया। हाँ बेटा, मेरी बेटी घर अच्छे से संभाल रही है। तुम्हारी माँ तो बस दखल देती थी। विनय का धैर्य आखिर टूट गया। उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, बस। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा चौंक गई। क्या मतलब बस? विनय का चेहरा लाल था, आंखें नम, आवाज़ कांप रही थी लेकिन सख्त थी। आज मैंने सब सुन लिया। तुम्हारी बातें, तुम्हारा घमंड, मेरे माता पिता के लिए तुम्हारा जहर, बस बहुत हो गया। नेहा कुछ बोलती इससे पहले विनय ने लाल आंखों से उसे घूर कर देखा। मैं जा रहा हूँ अपने माँ पापा को खोजने, जिन्हें मैंने खो दिया तुम्हारे झूठ, ड्रामा और जहर पर भरोसा करके। नेहा हिल गई। विनय, ऐसे कैसे? विनय ने हाथ उठाकर रोक दिया। अब एक शब्द भी मत कहना नेहा। तुमने मेरा घर तोड़ा है, मेरे रिश्ते तोड़े हैं। अब मैं उन्हें ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठूंगा। वह तेजी से आगे जाने लगा। नेहा हक्की बक्की थी। वह समझ गई उसने उसकी बातें सुन ली है, जिससे वह जल्दी से उसके पीछे पीछे भागी। विनय, सुनो, प्लीज ऐसे मत जाओ। पर इस बार वह रुका नहीं, ना ही झुका, ना ही पलटा। विनय दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट की। आंखों में आंसू थे, पर दिल में सिर्फ एक ही आवाज़, माँ पापा को ढूंढना है, उनसे माफ़ी मांगनी है। गाड़ी तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। नेहा सीढ़ियों पर बैठ गई। उसका चेहरा उतर चुका था। उसे पहली बार डर महसूस हुआ, अगर विनय वापस ही ना आए तो। पर विनय ने मुड़ कर नहीं देखा, ना कोई जवाब, ना एक शब्द। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा गुस्से और तकलीफ से भरा हुआ। पहली बार उसने नेहा की एक भी बात नहीं सुनी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, गलत इंसान पर भरोसा करके अपने माता पिता को खो दिया। विनय जैसे ही गांव पहुंचा, छोटे से घर के बाहर सरोजी तुलसी में पानी डाल रही थी। उसे देखते ही घबरा गई। विनय, तू यहाँ? विनय दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। आंसू फूट पड़े। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाया। मैंने आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी? मैंने आपकी तकलीफ़ क्यों नहीं देखी? सरोज जी के हाथ कांप गए। उन्हें आखिरकार अपना बेटा वापस मिला था।
रामनाथ जी भी बाहर आए। उनकी आंखें लाल थी। बेटा, देर से सही, पर तू आया तो बस यही काफ़ी है। विनय दोनों को पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। विनय ने रोते हुए सब बताया। नेहा के ताने, मन गढ़ंत बातें, मैनिपुलेशन, कैसे वह धीरे धीरे उसे परिवार से दूर करती गई। सरोज जी सुन रही थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। बेटा, हम तो बस तुझे खुश देखना चाहते थे। रामनाथ जी ने धीरे से कहा, अब फैसला तुझे करना है विनय। हमारा घर तेरे बिना अधूरा है, पर तेरी जिंदगी हम नहीं बिगाड़ेंगे। विनय ने निश्चय कर लिया, अब इस कहानी का अंत मैं बदलूंगा। अगले दिन विनय अपने माँ पापा को साथ लेकर वापस शहर लौटा। घर का दरवाज़ा खोला। नेहा हक्की बक्की थी। उसके मम्मी पापा सोफे पर बैठे थे, शिकायतों की लिस्ट तैयार लेकर। विनय ने गहरी सांस ली। नेहा, बात करनी है। नेहा मुस्कुराई। ड्रामा मोड। विनय, तुम चले कैसे गए थे रात को? मैं बहुत डर गई थी। विनय की आंखें सख्त थी। ड्रामा मत करो। कल जो कहा सभी मैंने सुन लिया। नेहा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। नेहा की माँ बोली, मेरी बेटी ने हमेशा घर संभाला है, गलती आपके माँ बाप की थी। विनय गुस्से में गरज उठा, बस मेरे माता पिता को बीच में मत लाइए। वह आगे बोला, कल मैंने सब सुना, कैसे तुम्हें उनके जाने की खुशी थी, कैसे तुमने उन्हें बोझ कहा, कैसे तुमने पैसे, घर, हर चीज़ पर कब्जा करने का प्लान बनाया। नेहा की सांसें अटक गई। नेहा चीख पड़ी, हाँ, कहा था मैंने, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन बनना चाहती हूँ। तुम्हारे माँ पापा हर चीज़ में दखल देते थे। अच्छा ही हुआ चले गए। इसमें गलत क्या था? मैंने इतनी सेवा की थी, तो क्या मैं खुश नहीं सह सकती? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सरोज जी की आंखों में आंसू आ गए। रामनाथ जी सिर झुकाकर खड़े रहे। विनय ने नेहा की आंखों में सीधा देखा। नेहा, शादी रिश्ते से होती है, कब्जे से नहीं। तुमने जो किया वह एक परिवार नहीं तोड़ सकता था, पर तुमने कोशिश जरूर की। नेहा कांपते हुए बोली, विनय प्लीज। विनय ने हाथ उठाया, रुको, अब निर्णय मेरा है। अगर इस घर में रहना है तो सम्मान से रहोगी। न माँ का अपमान, न पापा को आदेश, और न मेरे पैसे पर हक, वरना इस घर से निकल जाओ अपने माँ पापा के साथ। नेहा जीत से बोली, मैं क्यों जाऊं, ये मेरा घर है। विनय ने पहली बार तेज आवाज में कहा, बस यही तुम हमेशा भूल जाती हो। यह घर तुम्हारा नहीं, हमारा था, पर तुमने इसे अपनी जागीर समझ लिया। नेहा का चेहरा तमतमा गया। तो क्या तुम मुझे निकाल दोगे? मुझे, तुम्हारी पत्नी को? विनय धीमे लेकिन भारी स्वर में बोला, पत्नी होने का मतलब हक नहीं, जिम्मेदारी होता है, और तुमने दोनों निभाए नहीं, सिर्फ कब्जा किया। नेहा के माता पिता बीच में बोल पड़े, अरे विनय, यह क्या तरीका है बात करने का? विनय मुड़ा, उनकी तरफ देखकर सख्त आवाज में बोला, आप दोनों ने भी उसे यही सिखाया है, घर में घुसकर हुकूमत करना, बड़ों का अपमान करना, और बेटे को अपने ही माता पिता से दूर करना। नेहा चिल्लाई, क्यों दोष मेरे माँ बाप को दे रहे हो? विनय अब बिल्कुल शांत, पर अंदर से फट चुका था, क्योंकि मैंने कल ही सुना
जब तुम तीनों हंस हंस कर कह रहे थे, अच्छा हुआ बूढ़े खूसट चले गए, अब घर साफ सुथरा रहेगा। बस उसी दिन समझ गया तुम लोग इंसान नहीं, दूसरों के घर में दरार डालने वाली आग हो। नेहा स्तब्ध, उसके माता पिता के चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिला जुला रंग लिए। विनय धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला और बोला, आज साफ साफ कह रहा हूँ, इस घर में मेरे माँ बाप की बेइज्जती करने वालों के लिए कोई जगह नहीं, ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारे माँ बाप के लिए। नेहा चीखी, तुम मुझे निकाल दोगे? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? विनय ने गहरी सांस लेकर कहा, गलती नहीं, अपराध किया है तुमने, एक परिवार तोड़ने का अपराध। फिर दरवाज़ा खोलकर ठंडे स्वर में बोला, बाहर जाओ अभी, यहीं से इसी वक्त। नेहा का सारा घमंड टूट गया। उसके माँ बाप भी चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल गए। विनय ने दरवाज़ा बंद करते हुए आखिरी बात कहा, इस घर में अब सिर्फ सम्मान रहेगा, क्योंकि घर वही होता है जहाँ दिल हो, ना कि जहाँ ज़बरदस्ती राज किया जाए। और दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ घर से निकाले जाने के बाद पहले 2-3 नेहा सिर्फ गुस्से में थी। विनय ने मुझे निकाला और मम्मी पापा को क्यों वापस ले आया? मैंने क्या इतना गलत किया था? उसके माँ बाप भी उसे भड़का रहे थे, पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। जब वह अपने मायके में रही, माँ ने कहा, थोड़ा जगह देखने की आदत डाल, सारा दिन किसी की तरह आदेश मत चलाया कर। नेहा चौंक गई। आज उसकी माँ ही उसे टोक रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सच में हद से ज़्यादा कंट्रोलिंग थी। कुछ दिन बाद रिश्तेदार आए, पीछे से बातें करते हुए, इसने ही घर बिगाड़ा होगा, इतना अच्छा लड़का था, उसके माँ बाप को निकाल दिया। नेहा ने पहली बार महसूस किया लोग उसे विलेन की तरह देख रहे हैं। उसकी आंखें भर आई। एक दिन विनय का सोशल मीडिया पोस्ट दिखा, माँ पापा के साथ एक फ़ोटो कैप्शन। घर फिर पूरा हुआ। नेहा एकदम से टूट गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। मैं ही तो घर को अधूरा बना रही थी। पहली बार उसने दिल से माना वह गलत थी, बहुत गलत। मायके में भी माहौल बदल गया। माँ बाप भी उसकी झुंझलाहट, उसके गुस्से से परेशान रहने लगे। एक दिन उसके पापा चिल्ला पड़े, नेहा, हर बात में टोकना बंद कर, हम तेरे नौकर नहीं हैं। वही शब्द जो कभी सरोज जी और रामनाथ जी सहते थे। नेहा वहीं जड़ हो गई। दिल में तीर की तरह चुभा, मैंने भी तो उनके साथ यही किया था। अब नेहा खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। आईने में देखते हुए खुद से बोली, मैं कैसी बन गई थी, सबको नीचा दिखाने वाली, सबको कंट्रोल करने वाली। क्या यही एक बहू, एक पत्नी होती है? उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। अब नेहा सिर्फ एक ही बात सोचती, काश उस दिन मैंने सरोज जी को बस सम्मान दे दिया होता। काश मैंने रामनाथ जी को कभी नीचा ना दिखाया होता। काश विनय से प्यार किया होता, उस पर कब्जा नहीं। उसके पछतावे ने उसके अंदर के अहंकार को धीरे धीरे पूरी तरह तोड़ दिया। कई दिनों तक रोने, पछताने और टूटने के बाद एक सुबह नेहा ने हिम्मत जुटाई। चेहरा थका हुआ, सूजी हुई आंखों के साथ वह अकेली चली गई विनय के घर पर। वहां पहुंचते ही वह सरोज जी के पैरों में गिर पड़ी। उन्हें नेहा को देखकर झटका लगा। वही बहू जो कभी उन पर चिल्लाती थी, आज झुकी खड़ी थी, आंखों में आंसू लेकर। सरोज जी एक पल कुछ बोल ही ना सकी। नेहा फूट पड़ी, मम्मी जी, मैं बहुत गलत थी। आप पर चिल्लाया, आपको नीचा दिखाया, आपको दुख दिया, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने उनके पैरों को पकड़ लिया। सरोज जी स्तब्ध थी।
पहली बार नेहा इतनी टूटी हुई थी। तभी विनय बाहर आया। उसने नेहा को देखा। आंखें लाल थी, लेकिन चेहरे पर अब वह अहंकार नहीं था, सिर्फ दर्द और पछतावा था। विनय शांत स्वर में बोला, नेहा उठो। नेहा बोली नहीं, बस रोते हुए वही ज़मीन पर बैठी रही। विनय की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। नेहा, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने उस प्यार को हथकड़ी बना दिया। माँ बाप को अपमान, पैसे पर काबू, हर चीज़ पर हक। नेहा कांप गई, धीमे स्वर में बोली, विनय, मुझे सज़ा दे दो, पर एक बार माफ़ कर दो। विनय उसकी आंखों में गहरा दर्द देख रहा था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नेहा, तुम गलत थी, बहुत गलत। लेकिन अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। नेहा ने सिर उठाया। भरोसा नहीं हुआ। विनय धीरे धीरे उसके पास आया, हाथ बढ़ाया और कहा, लेकिन इस बार हम एक दूसरे का घर बनाएंगे, किसी पर हुक्म चलाकर नहीं, सम्मान देकर, माँ पापा का भी, मेरा भी। नेहा की आंखों से रुक रुक कर आंसू गिर रहे थे। सरोज जी आगे बढ़ी। उन्होंने नेहा के सिर पर हाथ रखा। बेटा, घर वही बनता है जहाँ दिल जुड़ते हैं। आज तुम मन से बदली हो, बस यही काफ़ी है। नेहा उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। रामनाथ जी भी बाहर आ गए और पहली बार नेहा को हल्के से मुस्कुरा कर देखा। वह मुस्कुराहट नेहा के लिए किसी सज़ा से ज़्यादा बड़ी माफ़ी थी। विनय ने गहरी सांस ली और कहा, चलो अब से नया सफ़र शुरू करते हैं। नेहा ने आंसू पोंछे, हाथ जोड़े और कहा, मैं वादा करती हूँ, अब मैं सिर्फ बहू नहीं, इस घर की बेटी बन कर रहूँगी। और सचमुच नेहा बदल भी गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।